दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियोज पर दुनिया की बात भारत के नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, भारत और उसके दिग्गज कारोबारी अडानी ग्रुप को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी को अपने करोड़ों डॉलर रिकवर करने के लिए अब एक ऐसा कदम उठाना पड़ा है जिसने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नींद उड़ा दी है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर हिंदू यात्रियों को एक इस्लामिक देश ने अपने यहाँ एंट्री क्यों नहीं दी, और साथ ही आर्मेनिया ने भारत से फाइटर जेट्स खरीदने पर क्या बयान दिया है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत और आर्मेनिया के रिश्तों की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी कि आर्मेनिया भारत से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है, लेकिन अब यह पूरी कहानी झूठी साबित हुई है। आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर सोरेन पापियान ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कोई भी समझौता भारत के साथ नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा यह सब फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। दरअसल कुछ पत्रकारों ने उनसे इस अफवाह पर सवाल पूछा तो उन्होंने खुले मंच पर ही इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि भारत और आर्मेनिया के बीच इस समय ऐसे किसी भी फाइटर जेट डील की कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब बढ़ते हैं उस मुद्दे पर जिसने दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में हलचल मचा दी है। अडानी ग्रुप बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। आपको याद होगा 2017 में शेख हसीना की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक बड़ी पावर सप्लाई डील साइन की थी। अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद उन्हें पेमेंट्स नहीं किए जा रहे हैं। कुछ देनदारियां तो क्लियर की गई, लेकिन अब भी करीब $800 मिलियन यानी लगभग 7,400 करोड़ का अमाउंट बकाया है। और अब इसी विवाद पर अडानी ग्रुप ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने केस को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में ले जाने का फैसला किया है, यानी अब यह विवाद किसी तीसरे देश के न्यूट्रल पैनल के सामने सुना जाएगा। यह कदम बेहद अहम है, क्योंकि जब दो देशों के बीच ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को लेकर मतभेद होता है तो लोकल कोर्ट्स अपने पक्ष में फैसला सुनाती हैं। इसलिए निष्पक्ष न्याय के लिए लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जैसे संस्थान इन केसों को सुनते हैं और फैसला सुनाते हैं। अडानी ग्रुप ने इस रास्ते को चुनकर यह दिखा दिया है कि उन्हें बांग्लादेश की ओर से लगाए गए करप्शन के आरोपों का कोई डर नहीं है, बल्कि वे यह साबित करने को तैयार हैं कि $850 मिलियन का जो ड्यूज अमाउंट है वो पूरी तरह वैध और उचित है। दूसरी ओर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का आरोप है कि शेख हसीना के कार्यकाल में इस डील में करप्शन हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक उनके पास इस आरोप को साबित करने के लिए एक भी ठोस सबूत नहीं है। अब सवाल यह भी उठता है कि बांग्लादेश के पास जब चीन से जेट्स, टैंक्स और टर्की से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए फंड्स हैं, तो फिर अडानी ग्रुप के बिजली भुगतान के लिए पैसे क्यों नहीं है? क्या यह मामला केवल पेमेंट डिले का है, या फिर इसके पीछे राजनीतिक या वैचारिक टकराव छिपा हुआ है? कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश सरकार शायद अडानी ग्रुप को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि कंपनी के राजनीतिक रिश्ते भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट से जोड़े जाते हैं, जो अक्सर माइनॉरिटी इशूज पर बांग्लादेश आलोचना करती रहती है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो सीधे भारत और पाकिस्तान से जुड़ी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के 2100 नागरिकों को ननकाना साहिब में गुरु नानक जयंती मनाने के लिए वीजा जारी किया था, लेकिन अब इस वीजा प्रक्रिया को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इन 2100 भारतीय श्रद्धालुओं में से 14 लोगों को पाकिस्तान में एंट्री ही नहीं दी गई। जी हाँ, बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी अफसरों ने इन 14 लोगों को वहीं रोक दिया और एंट्री से साफ मना कर दिया। कारण क्या बताया गया? कहा गया कि ये लोग हिंदू धर्म से हैं और पाकिस्तान केवल श्रद्धालुओं को ही ननकाना साहिब जाने की अनुमति देगा, यानी कि धर्म के आधार पर एंट्री रोकी गई। अब सोचिए, इन लोगों के पास वीजा भी था, सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी 14 श्रद्धालु दरअसल पाकिस्तान में जन्मे सिंधी हिंदू थे, जो अब भारत की नागरिकता ले चुके हैं। इनमें से कई अपने परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहे थे, यहाँ तक कि उनके पास भारत के गृह मंत्रालय की अनुमति भी थी, फिर भी पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया। अब एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना बाघा बॉर्डर की चेक पोस्ट पर हुई है, जहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि हम सिर्फ सिखों को एंट्री देंगे, हिंदू श्रद्धालु नहीं जा सकते। और नतीजा, ये सभी 14 श्रद्धालु निराश होकर भारत लौट आए। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने 300 भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान जाने से रोका। कारण यह था कि इन 300 लोगों ने पाकिस्तान का वीजा तो ले लिया, लेकिन भारत के गृह मंत्रालय से अनुमति नहीं ली थी। दरअसल जो भी भारतीय धार्मिक कारणों से पाकिस्तान जाता है, उसे वीजा मिलने के बाद गृह मंत्रालय से सेकंड लेयर क्लियरेंस लेनी पड़ती है, ताकि उन सरकार के पास उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहे। लेकिन इन 300 लोगों ने यह नियम तोड़ा
और इसीलिए भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने बाघा अटारी बॉर्डर से उन्हें वहीं रोक दिया और पाकिस्तान की ओर जाने नहीं दिया गया। अब इस नियम को लेकर पंजाब के कुछ धार्मिक संगठनों और सिख श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद देश की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां अब पंजाब की सीमा सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने यह नई कंडीशन लागू की है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। आपके अनुसार क्या भारत सरकार का यह कदम सही है? क्या धार्मिक यात्राओं के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो कि भारत और न्यूजीलैंड से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी इन दोनों न्यूजीलैंड में हैं। वहां भारत की कॉमर्स टीम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर महत्वपूर्ण बात चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष गोयल भारत की ओर से इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेड मिनिस्टर मैकले इस मीटिंग में शामिल होंगे। अगर यह डील आगे बढ़ती है तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का नया अध्याय खुल सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते कनाडा की विजिट पर जाएंगे और कुछ ही दिन पहले कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत आई थी और अब यह विजिट उसी कूटनीतिक सिलसिले का हिस्सा है। दरअसल 11 और 12 नवंबर को कनाडा के अंदर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है। इसी बैठक में जयशंकर जी को साइडलाइन सेशन के लिए इनवाइट किया गया है, जहां वे G7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ कई अहम लेवल, ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है भगोड़े जाकिर नाइक को लेकर, जो भारत से फरार होकर मलेशिया में पनाह लिए बैठा है। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने उसे इस्लामिक प्रवचन देने के लिए बांग्लादेश बुलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 28 नवंबर से एक महीने के दौरे पर बांग्लादेश आने वाला था, जहां पर दर्जनों धार्मिक सभाओं और तकरीरों में हिस्सा लेना था। लेकिन भारत सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति जताई और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया कि जाकिर नाइक जैसे वांटेड शख्स को मंच न दिया जाए। इसलिए इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पहले से दी गई परमिशन को अचानक रद्द करते हुए अपने फैसले को पलट दिया, यानी अब जाकिर नाइक बांग्लादेश नहीं जाएगा। बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री का कहना है कि उसकी मौजूदगी से वहां भारी भीड़ उमड़ सकती है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री का कहना है कि उसकी मौजूदगी से वहां भारी भीड़ उमड़ सकती है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी तैयारियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में फरवरी एंड या मार्च की शुरुआत में आम चुनाव होने वाले हैं और इस समय पूरा देश राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है। याद दिला दें, साल 2016 में ढाका की होली आर्टिसन बेकरी पर हुए आतंकी हमले के आरोपी भी जाकिर नाइक की भड़काऊ स्पीच से प्रेरित पाए गए थे। उसी घटना के बाद शेख हसीना सरकार ने जाकिर नाइक और उसके पीस टीवी को बांग्लादेश में बैन कर दिया था, लेकिन अब वही व्यक्ति दोबारा बांग्लादेश की राजनीतिक चर्चाओं में लौट आया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चीन को लेकर। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही शाखाएं शामिल थी। इस एक्सरसाइज के बाद पाकिस्तान ने भी अपने इलाके में नोटम जारी कर खुद की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी अगली ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के मेचुका माउंटेन रीजन में शुरू करने जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है पूर्वी प्रचंड प्रहार, जो इस नवंबर महीने के एंड में आयोजित होगी। यानी अब भारत के पश्चिमी मोर्चे के साथ साथ पूर्वी सीमा पर भी चीन के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।